नाजों में पली चंपा के सिर पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। चंपा के सिर पर उसकी बूढ़ी दादी की जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन चंपा अपनी सूझबूझ और मेहनत से अपना और अपनी दादी का गुजारा अच्छे से चलाने में कामयाब हो जाती है। चंपा ने ये सब कैसे किया, ये जानने के लिए देखते हैं कहानी दादी माँ की दर्जी बेटी। किसी शहर में चंपा अपने माता पिता और दादी के साथ रहा करती थी। चंपा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए उसे घर में सब बहुत प्यार करते थे। चंपा सबकी लाडली थी, लेकिन उसकी दादी उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी और चंपा का बहुत ख्याल रखती थी। चंपा, देख आज मैंने तेरे लिए क्या बनाया है। दादी चंपा के सामने खीर से भरी कटोरी रख देती है। चंपा को खीर बहुत पसंद थी। वो खीर देखते ही बहुत खुश हो गई और दादी के गले लग गई। ओह दादी, आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं। मुझे क्या क्या पसंद है आपको सब पता है। थैंक यू दादी। चंपा 10वीं क्लास में पढ़ती थी। स्कूल से आने के बाद वो अपना सारा समय अपनी दादी के साथ गुजारती थी। चंपा के 10वीं के एग्जाम्स भी नजदीक आने वाले थे, इसलिए वो दादी के साथ ही बैठकर अपनी पढ़ाई भी किया करती थी। चंपा के पिताजी भुवन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। चंपा की माँ करुणा बहुत अच्छा सिलाई करती थी। घर में सभी के कपड़े वो खुद ही सिलती थी। चंपा भी कभी कभी अपनी माँ को सिलाई करते देखा करती और उनके पास बैठकर सिलाई सीखती थी। एक दिन, करुणा, तुम्हें याद है ना, कल हमें बनारस वाली बुआ के घर जाना है। उनकी बेटी की शादी है। हाँ मुझे याद है, लेकिन क्या हम चंपा और माँ जी को अपने साथ नहीं ले जाएंगे? नहीं करुणा, चंपा के एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, इसलिए वो घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई करेगी और चंपा के साथ मां घर पर रहेगी। तुम चलने की तैयारी कर लो, हमें कल सुबह बस पकड़नी है। ठीक है, मैं सामान पैक कर लेती हूँ। माता पिता की बात सुनकर चंपा ये सोचकर बहुत खुश थी कि वो कुछ दिन अपना सारा समय दादी के साथ बिता पाएगी। दूसरे दिन चंपा के माता पिता शादी में जाने के लिए घर से निकल गए और बस में बैठ गए। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद चंपा की खुशी मातम में बदल गई, क्योंकि उसके माता पिता जिस बस में बैठे थे उस बस का एक्सीडेंट हो गया था और उस हादसे में चंपा के माता पिता की मौत हो गई थी। दुखी चंपा अपने आप से बोली, मुझे क्या पता था कि मेरे माता पिता के साथ ये मेरी आखिरी मुलाकात होगी। अब हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे और क्या खाएंगे? चंपा बहुत रो रही थी। चंपा को परेशान देखकर उसकी दादी उससे बोली, चंपा बेटी, तू इस तरह से परेशान मत हो। मुझसे तेरा रोना नहीं देखा जाता। शांत हो जा मेरी बच्ची, शांत हो जा। ऊपर वाले ने हमें दुख दिया है तो वही हमें इस दुख से बाहर भी निकालेगा। लेकिन दादी, पापा मम्मी के जाने के बाद अब हमारा क्या होगा? घर का खर्च कैसे चलेगा? मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चंपा की दादी ने उसे गले से लगा लिया और उसे बहुत समझाया। इसी तरह से कुछ दिन गुजर गए। माता पिता के गुजरने के बाद चंपा 10वीं की परीक्षा भी नहीं दे पाई और उसकी आगे की पढ़ाई भी छूट गई। घर में खाने पीने का जो सामान रखा था वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। तब एक दिन चंपा ने दादी से कहा, दादी, इस तरह से तो हमारी भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तू क्या करेगी मेरी बच्ची? मैं दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने और बर्तन धोने का काम कर लूंगी दादी। नहीं मेरी बच्ची, मैं अपनी फूल सी बेटी को दूसरों के घरों में काम नहीं करने दूंगी। लेकिन दादी, मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। मम्मी पापा के जाने के बाद अब घर की जिम्मेदारी मेरी है। चंपा दूसरे दिन काम की तलाश में घर से बाहर निकल गई। वो घूम घूम कर लोगों से काम मांगने लगी। तभी वो एक दर्जी की दुकान पर पहुंची। वहां उसने देखा कि उस दर्जी ने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सिलकर अपनी दुकान में रखे थे। उन कपड़ों को देखकर चंपा ने सोचा, क्यों ना मैं इस दर्जी के यहाँ काम कर लूं। मुझे थोड़ी बहुत सिलाई तो आती ही है और बाकी सिलाई का काम मैं यहाँ सीख लूंगी। ये सोचकर चंपा ने उस दर्जी से कहा, अंकल, क्या आपकी दुकान में मेरे लिए कोई काम है? तुम तो अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें क्या काम आता होगा? मुझे कपड़े सिलने का काम बहुत अच्छे से तो नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि बहुत जल्दी कपड़े सिलने का काम भी सीख लूंगी। मेरी माँ हमारे कपड़े घर पर ही सिला करती थी, इसलिए मुझे भी थोड़ी बहुत सिलाई का काम आता है। दर्जी उसे काम पर रख लेता है। ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना। चंपा खुशी खुशी घर आ जाती है और अपनी दादी को सारी बात बताती है।
दादी, मैं कल से दर्जी अंकल के यहाँ काम पर जाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरी बच्ची, खूब मन लगाकर काम करना, तुझे वहां बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। चंपा की दादी ने उसका बहुत हौसला बढ़ाया। दूसरे दिन से चंपा उस दर्जी के यहाँ काम करने लगती है। वो दर्जी चंपा से छोटे मोटे काम करवाता था। कपड़ों में बटन लगाना या तुरपाई जैसे काम चंपा ही किया करती। चंपा अपने काम के साथ साथ दर्जी के काम भी सीखा करती। वो बड़े ध्यान से दर्जी को कपड़े सिलते हुए देखती। एक बार वो दर्जी अचानक बीमार हो गया और काम पर नहीं आया। चंपा जब काम पर पहुंची तो दुकान पर ग्राहक आने लगे। अरे, मैंने परसों एक शर्ट सिलने के लिए दी थी, क्या वो शर्ट सिलकर तैयार हो गई है? मुझे उसे आज ही पहनकर शादी में जाना है। नहीं, वो शर्ट तो अभी नहीं सिल पाई है। मेरे मालिक बहुत बीमार हैं, इसलिए आपकी शर्ट नहीं सिल पाए। ये सुनकर वो आदमी बहुत दुखी हो गया और बोला, अब मैं आज शादी में क्या पहनकर जाऊंगा? चंपा ने कुछ सोचकर उस आदमी से कहा, आपको वो शर्ट आज शाम से पहले मिल जाएगी। ठीक है। वो ग्राहक वहां से चला गया, लेकिन चंपा सोचने लगी कि उसने तो शर्ट पहले कभी नहीं सिली है, वो आज शर्ट कैसे सिल पाएगी? और उसने तो ग्राहक से भी वादा कर दिया है, लेकिन अब वादा किया है तो काम भी करना पड़ेगा, नहीं तो मालिक नाराज हो जाएंगे। ऐसा सोचकर चंपा डरते डरते शर्ट सिलने लगती है और कुछ घंटों की मेहनत के बाद वो शर्ट सिलकर तैयार कर लेती है। शाम होने से पहले जब वो ग्राहक दुकान पर आया, क्या मेरी शर्ट सिलकर तैयार हो गई है? हाँ, आपकी शर्ट सिलकर तैयार है, ये लीजिए। चंपा ने ग्राहक को उसकी शर्ट दे दी। ग्राहक ने जब अपनी शर्ट देखी तो बहुत खुश हो गया। वो खुशी खुशी अपनी शर्ट ले गया और चंपा को पैसे भी दे दिए। आज तो मैंने किसी तरह से शर्ट सिल ली, लेकिन मालिक की तबीयत बहुत खराब है, शायद वो कुछ दिनों तक दुकान पर नहीं आएंगे और बहुत से ग्राहकों के ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं। मैं सभी के कपड़े कैसे सिल पाऊंगी? चंपा, मैंने तो सोचा नहीं था कि तुम इतने अच्छे से सारा काम संभाल लोगी। अब तुम छोटे मोटे काम नहीं करोगी, बल्कि मेरे साथ मिलकर कपड़े सिलोगी। अब चंपा दर्जी के साथ मिलकर लोगों के कपड़े सिलने लगी। चंपा बहुत अच्छे कपड़े सिलने लगी थी। चंपा के काम से खुश होकर दर्जी ने भी उसकी सैलरी बढ़ा दी। धीरे धीरे चंपा ने पैसे जोड़ने शुरू किए। एक दिन, दादी, मैं सोच रही थी क्यों ना मैं अपनी दर्जी की दुकान खोल लूं। मैंने कुछ पैसे भी जमा कर लिए हैं। चंपा बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे तू खूब तरक्की करे। तू अपनी दुकान खोल ले और दिन रात मेहनत कर। इस काम में मैं भी तेरी मदद करूंगी। ओ दादी, आप कितनी अच्छी हो। कुछ दिनों के बाद दादी की मदद से चंपा ने अपनी एक दर्जी की दुकान खोल ली। चंपा ने कुछ डिजाइनर कपड़े सिलकर अपनी दुकान के बाहर लगा दिए, जिसे देखकर उसकी दुकान पर ग्राहक आने लगे और उसे कपड़े सिलने के ऑर्डर देने लगे। धीरे धीरे चंपा की दर्जी की दुकान अच्छी चलने लगी। उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ लगने लगी और अच्छी कमाई भी होने लगी। एक दिन, दादी, लोगों को मेरा काम बहुत पसंद आ रहा है और अब तो बड़े बड़े बाजारों में भी मेरे सिले हुए कपड़ों की मांग हो रही है। अगर आप कहो तो मैं अपना एक बुटीक खोल लूं। अरे नेकी और पूछ पूछ, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूं चंपा बेटी। दादी अपनी बातों से हमेशा चंपा का हौसला बढ़ाती, जिससे चंपा के अंदर कुछ बड़ा काम करने की हिम्मत भी आती थी। इस बार भी दादी की मदद से चंपा ने अपना एक बुटीक खोल लिया और बुटीक का नाम रखा दादी बुटीक। चंपा का मानना था कि उसकी दादी उसके लिए बहुत लकी है और उनका आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है, और ऐसा हुआ भी। उसके बुटीक पर पहले से भी ज्यादा ग्राहक आने लगे। दादी अब बुटीक का कैश काउंटर संभालती और चंपा कपड़ों की सिलाई का काम। चंपा ने अपनी मदद के लिए कुछ कारीगर भी रख लिए। अब चंपा शादी और त्योहारों पर पहने जाने वाले कपड़े सिलने लगी, जिसके बदले में उसे अच्छे पैसे मिलने लगे। एक दिन, दादी, आपके आशीर्वाद से मुझे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। शहर के बड़े रईस की बेटी की शादी है और मुझे दुल्हन का जोड़ा सिलने का काम मिला है। इसके लिए वे लोग मुझे पूरे 50,000 रुपए देंगे। उनके यहाँ शादी पर शहर के बड़े बड़े लोग आएंगे। जब वो मेरा काम देखेंगे तो मुझे और भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। अरे वाह चंपा बेटी, भगवान करे तू खूब तरक्की करे। चंपा ने शादी का जोड़ा भी सिल दिया, जिसकी पूरे शहर में खूब तारीफ हुई। अब चंपा को शहर के बड़े बड़े रईसों के कपड़े सिलने के कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे और चंपा जानी मानी ड्रेस डिजाइनर के नाम से मशहूर हो गई। चंपा और उसकी दादी अब बहुत अमीर हो गए थे और उनकी जिंदगी खुशी खुशी बीत रही थी। प्रियंका की नई नई शादी हुई थी। ससुराल आकर उसे पता चला कि उसकी सास मधुरिमा तो बहुत जुगाड़ू है
वो कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर हर मुश्किल का समाधान कर ही देती है। उसका जुगाड़ जादुई रूप से काम करता है। प्रियंका ने ससुराल में अपना पहला कदम रखा था। घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। प्रियंका की सास बहू बेटे की आरती उतारने की तैयारी कर रही थी। प्रियंका बहू, इस कलश को अपने पैरों से ठोकर मारकर गिरा दे और घर के अंदर आ जा। प्रियंका ने जैसे ही कलश को पैरों से गिराया, कलश में रखे सफेद तिल बिखर गए। प्रियंका ये देखकर हैरान हो गई, क्योंकि कलश में ऊपर तो चावल रखे हुए थे, लेकिन अंदर सफेद तिल भरा हुआ था। प्रियंका को हैरान देखकर मधुरिमा बोली, प्रियंका बहू, दरअसल घर में चावल अचानक खत्म हो गए थे, इसीलिए मैंने कलश में चावल की जगह तिल भर दिए। आखिर वो भी तो चावल की तरह सफेद और शुभ हैं। कोई बात नहीं माँ जी। प्रियंका और मुकुल घर के अंदर आ गए, जिसके बाद मधुरिमा ने तुरंत ही सारे तिल समेटकर मिट्टी में डाल दिए। कुछ देर के बाद मुकुल की बुआ जया ने कहा, अरे मधुरिमा, जल्दी से बहू की मुंह दिखाई की रस्म शुरू करवा दो, हम सबको अपने अपने घर जाना है। जया दीदी, इतनी भी क्या जल्दी है, आप कल चली जाना। मधुरिमा ने दूसरे मेहमानों को भी एक दिन और रोक लिया। घर में मेहमानों का जमघट लगा हुआ था। रात हो गई थी। सभी मेहमानों को खाना खिलाया गया। खाना खाकर सभी सो गए। दूसरे दिन, मधुरिमा, आज शुक्रवार है, तुझे तो पता है ना कि आज मैं नहा धोकर सबसे पहले माता रानी की पूजा करती हूँ, उन्हें सफेद फूल चढ़ाती हूँ। तेरे घर में तो सफेद फूल है ही नहीं। जया दीदी, बस इतनी सी बात, मैं अभी आपके लिए सफेद फूल लाती हूँ। प्रियंका ये सब देख रही थी। अब माँ जी सफेद फूल कहाँ से लाएंगी? तभी प्रियंका ने देखा कि मधुरिमा ने जो सफेद तिल मिट्टी में डाल दिया था, वहां एक ही रात में सफेद फूल उगाए थे। प्रियंका के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। अरे, ये कैसे हो गया? कल तक तो यहाँ कोई भी पौधा नहीं था और आज फूल आ गए। माँ जी कोई जादूगर है क्या? मधुरिमा वो सफेद फूल तोड़कर जया को दे देती है और जया उन फूलों से माता रानी की पूजा करती है। उस दिन प्रियंका की मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी प्रियंका की मुंह दिखाई करते हैं और उसे गिफ्ट देते हैं। मधुरिमा भी प्रियंका को देने के लिए एक सोने की अंगूठी लाई थी। प्रियंका बहू, ये सोने की अंगूठी मेरी तरफ से, अगर पसंद हो तो इसे अभी पहन ले। माँ जी, ये अंगूठी तो बहुत सुंदर है। इतना कहकर प्रियंका सोने की अंगूठी पहन लेती है, लेकिन वो अंगूठी ढीली थी। माँ जी, ये अंगूठी तो ढीली है। तो चिंता मत कर, मैं अभी इसे फिट कर देती हूँ। मधुरिमा ने अंगूठी में सुनहरे रंग का धागा लपेट दिया। ले बहू, अब ये अंगूठी तेरी उंगली में फिट आएगी। लेकिन माँ जी, इसमें तो आपने धागा बांध दिया है। ये मेरा जुगाड़ है, तो चिंता मत कर, इसे अभी पहन ले, कल तक ये धागा भी सोने का हो जाएगा। क्या माँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आपने ये अंगूठी इतने प्यार से दी है, तो मैं इसे जरूर पहनूंगी। प्रियंका ने वो अंगूठी पहन ली। सभी मेहमान मुंह दिखाई की रस्म करके अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब प्रियंका सोकर उठी तो अंगूठी में से धागा गायब था, लेकिन अंगूठी अब भी उसकी उंगली में बिल्कुल फिट आ रही थी। ये कैसे हो सकता है? कल तक तो ये अंगूठी ढीली थी। माँ जी ने इसमें धागा लपेटकर इसे ठीक किया था। आज वो धागा भी गायब है और अंगूठी ढीली भी नहीं हो रही। क्या माँ जी कोई जादू जानती हैं? धीरे धीरे प्रियंका घर के कामकाज संभालने लगी। मधुरिमा घर के कामों में उसका हाथ बटाती थी। एक दिन प्रियंका रसोई में बर्तन धो रही थी, तभी उसने देखा कि वॉश बेसिन में एक बड़ा सा छेद हो गया है। उसमें से पानी बाहर आ रहा था और पूरी रसोई में भर रहा था। माँ जी, इस वॉश बेसिन में तो छेद हो गया है, जिसके कारण पूरी रसोई में पानी भर रहा है। तो चिंता मत कर, मैं अभी कुछ जुगाड़ करती हूँ। मधुरिमा ने थोड़ी सी आटे की लोई ली और उसे वॉश बेसिन में उस जगह चिपका दिया जहाँ छेद हुआ था। माँ जी, ये तो आटा है, सीमेंट थोड़ी है, इससे पानी नहीं रुकेगा। तू देखती जा, पानी इससे जरूर रुकेगा। और सचमुच गीले आटे से वॉश बेसिन से निकलने वाला पानी एकदम रुक गया। थोड़ी देर बाद मधुरिमा ने देखा कि वो गीला आटा सूखकर बिल्कुल सीमेंट की तरह हो गया था। वाह, मेरी सास तो बहुत जुगाड़ू है और जादू भी जानती है। गीले आटे को सीमेंट में बदल दिया। मानना पड़ेगा मेरी सास को, करोड़ों में एक है। मैं तो माँ जी की फैन हो गई हूँ। अब प्रियंका अपनी हर छोटी मोटी मुश्किलें लेकर मधुरिमा के पास जाती और मधुरिमा अपने जुगाड़ से उसका कोई ना कोई हल निकाल लेती। माँ जी, देखिए ना, मेरा ये कुर्ता बहुत टाइट हो गया है, अब इसे मैं कैसे पहनूं? ला, इसे मैं ठीक कर देती हूँ। क्या आपको सिलाई करनी भी आती है? हाँ, और क्या, मुकुल और तेरे पापा के कपड़े भी मैं ही सिलती हूँ। मधुरिमा ने प्रियंका के कुर्ते के दोनों साइड में अलग रंग का कपड़ा जोड़ दिया, जिससे प्रियंका का कुर्ता न सिर्फ उसे फिट आ गया, बल्कि वो एक डिजाइनर कुर्ता बन गया। अरे वाह माँ जी, आपको तो फैशन डिजाइनर होना चाहिए। आपने मेरे कुर्ते को बिल्कुल नया लुक दे दिया है। दोनों सास बहू बातें कर रही थी, तभी प्रियंका के ससुर शेखर ने आवाज लगाई। अरे भाग्यवान, दोनों सास बहू को फुर्सत मिल गई हो तो जरा हम पर भी ध्यान दे दो।
क्या बात है, क्यों हल्ला मचा रहे हो? माँ, रात के 8 बज गए हैं। आज खाना नहीं मिलेगा क्या? मुझे खाना खाकर जल्दी सोना है। कल सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, बॉस की मीटिंग है। हाँ हाँ, अभी मिल जाएगा। दाल और सब्जी बन गई है, गरम गरम रोटियां सेक देती हूँ। दोनों सास बहू रोटियां सेकने रसोई में गईं तो ओ गॉड, माँ जी आटा तो खत्म हो गया है। मैं आपको बताना भूल गई थी। अब क्या करें? बाबूजी और मुकुल खाने का इंतजार कर रहे हैं। तू चिंता मत कर, गेहूं का आटा नहीं है तो क्या हुआ, आज हम सब चावल के आटे की रोटियां खाएंगे। मधुरिमा ने जल्दी से चावल निकाले और उन्हें मिक्सी में पीसकर उसका आटा बना लिया और फटाफट उसकी रोटियां बना दी। वो रोटियां खाकर किसी को भी शक नहीं हुआ कि वो रोटियां गेहूं के आटे की नहीं बल्कि चावल के आटे की है। माँ जी, ये रोटियां तो गेहूं के आटे की लग रही हैं। मुकुल और बाबूजी को पता भी नहीं लगा कि घर में आटा खत्म हो गया था। लेकिन माँ जी, चावल के आटे से गेहूं के आटे का स्वाद कैसे आ रहा है? क्या आपने इसमें कोई जादू किया है? अरे जादू वादू कुछ नहीं। मुकुल और तेरे बाबूजी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम इतनी जल्दी चावल का आटा बना सकते हैं। प्रियंका मन ही मन सोचती है, कोई जादू तो जरूर है। माँ जी मुझे बताना नहीं चाहती हैं, लेकिन मैं भी पता लगा कर रहूंगी। प्रियंका अब छिप छिप कर अपनी सास मधुरिमा पर नजर रखने लगती है। माँ जी हर सोमवार को अकेले मंदिर जाती हैं। जरूर माँ जी किसी जादूगर से मिलने जाती हैं। इस बार मैं भी माँ जी के साथ मंदिर जाऊंगी। सोमवार को जब मधुरिमा मंदिर जाने लगी, माँ जी आज मैं भी आपके साथ मंदिर चलूंगी। मैंने सोच लिया है कि आपकी तरह मैं भी पूजा पाठ में मन लगाऊंगी। लेकिन प्रियंका बहू, तू अगर मेरे साथ चली जाएगी तो मुकुल और तेरे बाबूजी को नाश्ता बनाकर कौन देगा? मुकुल को ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। माँ जी नाश्ता मैंने बना दिया है। अब तो फिर मुकुल के कपड़े प्रेस कर दे और उसका लंच भी पैक कर दे। माँ जी मैंने सब कर दिया है। देख बहू, तू मेरे साथ मंदिर जाएगी तो तेरे नाश्ते में देर हो जाएगी। मुझे तो पूजा करने में देर लगती है। माँ जी आज मैंने सोमवार का व्रत रखा है, मैं नाश्ता नहीं करूंगी। मधुरिमा प्रियंका को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी और प्रियंका थी कि जिद पर अड़ी थी। प्रियंका बहू, मैं तो भूल ही गई, आज वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए मैकेनिक आने वाला है। वो आता ही होगा। तू घर पर ही रुककर वॉशिंग मशीन ठीक करवा ले, वरना कब तक हाथ से कपड़े धोएगी। मधुरिमा बोल ही रही थी कि इतने में वॉशिंग मशीन मैकेनिक आ गया और प्रियंका को घर पर रुकना पड़ा। मधुरिमा मंदिर की ओर निकल गई। प्रियंका ने मैकेनिक से कहा, भैया आप वॉशिंग मशीन ठीक करो, मैं अभी आती हूँ। प्रियंका घर से निकल गई और मधुरिमा का पीछा करने लगी। आपने क्या सोचा था सासू माँ? आप मुझसे बच जाएंगी? आज तो मैं आपके इस जादुई जुगाड़ के राज का पता लगा कर रहूंगी। मधुरिमा तेज कदमों से चलते हुए मंदिर पहुंची। पीछे पीछे प्रियंका भी पहुंची। मधुरिमा ने पहले मंदिर में पूजा किया और फिर वो मंदिर के पीछे गई। मंदिर के पीछे एक पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक साधु बाबा ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। मधुरिमा ने बाबा को आवाज लगाई, प्रणाम बाबा। आओ मधुरिमा, जीती रहो। कहो, तुम्हारे परिवार में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ बाबा, आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। अगर आपने मुझे जादुई जुगाड़ का आशीर्वाद ना दिया होता तो आज मेरे परिवार में कुछ भी ठीक नहीं होता। मैंने कुछ नहीं किया मधुरिमा, तुम्हें जो कुछ भी मिला है वो स्वयं भोले बाबा ने तुम्हें दिया है। उधर प्रियंका पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देख रही थी। तभी साधु बाबा ने कहा, पेड़ के पीछे क्यों छिपी हो प्रियंका? सामने आओ बेटी। प्रियंका साधु बाबा और मधुरिमा के सामने आती है। प्रियंका को अपने सामने देखकर मधुरिमा परेशान हो जाती है। प्रियंका बहू, तू यहाँ? ये तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आई है। उधर प्रियंका ये जानकर हैरान थी कि साधु बाबा को ये सब कैसे पता। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, दरअसल मैं पता लगाना चाहती थी कि आपके जादुई जुगाड़ का राज क्या है। तू जानना चाहती है ना? तो सुन, ये तब की बात है जब मुकुल बहुत छोटा था। तेरे पिताजी और मैं गांव से शहर आए थे। पैसे कमाने के लिए तेरे ससुर ने अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन वो व्यवसाय चल नहीं पा रहा था। घर में आर्थिक तंगी हो गई थी। हम दाने दाने को मोहताज हो गए थे। तभी मुझे इस मंदिर के पीछे इसी जगह पर ये साधु बाबा मिले। मेरा दुख सुनकर इन्होंने मुझे जादुई जुगाड़ करने की शक्ति प्रदान की थी, जिस शक्ति के कारण मैं जुगाड़ करके अपनी गृहस्थी चलाने लगी। बाबा के आशीर्वाद से ही बाद में तेरे पिताजी का व्यवसाय भी चल पड़ा और हमारी सारी तकलीफें भी दूर हो गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आप पर शक किया। आज से मैं भी बाबा के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद पाने हर सोमवार आपके साथ यहाँ आया करूंगी। उस दिन से प्रियंका और मधुरिमा हर सोमवार को साधु बाबा का आशीर्वाद लेने मंदिर आने लगी।
Please subscribe this channel.